हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लास 12th एनसीईआरटी की बात करूं तो ये 6 नंबर का चैप्टर रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का ये फर्स्ट चैप्टर रहता है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने बोला, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। अब देखिए हेलो किस तरीके से किया जा रहा है, ऐसा लगता है अपने को वेलकम किया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन वास्तव में ये हेलो हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो हेलोजन एटम्स यहां पे इंट्रोड्यूस होकर आएंगे अपने कंपाउंड्स के अंदर। चलिए देखते हैं किस तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने यहां बोला, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एल्केन लेंगे, उस एल्केन के अंदर से एक H को हटाएंगे और एक हेलोजन को जोड़ देंगे, तो जो बनकर आ जाएगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी कॉल्ड क्या, हेलो एल्केन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, देखिए ये रहा मीथेन, सिंपलेस्ट एल्केन है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक H हटाया, इसके अंदर एक हेलोजन जोड़ दिया, क्या बनकर आ जाएगा, CH3X बनकर आ जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखिए एल्केन के साथ तो ये वाला काम मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एरीन लेऊंगा। एरीन क्या होता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बेंजीन की रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरीन। यहां पे भी सेम काम करना है। देखिए आपको क्या करना है, एक H हटाना है, एक हेलोजन जोड़ देना है, उससे हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, हेलो एरीन बनकर आ जाएगा। यहां पे देखिए कैसा स्ट्रक्चर अपने पास आ रहा होता है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहां पे, क्योंकि आपको ये वाली बात याद होनी चाहिए कि जो बेंजीन के सारे कार्बन हैं इन पे एक एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। यहां पे मैंने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हर कार्बन पे एक एक क्या होगा, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ होगा। हम उसी में से एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाने वाले, एक्स लगाने वाले हैं। कैसा रिप्रेजेंटेशन बनकर आ जाता है, चलिए एक बार ये देखते हैं। तो हमने एक H को हटा के क्या कर दिया, X से रिप्लेस कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड हेलो एरीन, ठीक है। आप चाहे तो बेंजीन को इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में भी डिलोकलाइजेशन शो कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप यहां पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट भी शो कर सकते हैं। दोनों अरेंजमेंट सही रहेंगे। देखिए ये चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ कि हेलो एल्केन कौन होंगे, हेलो एरीन कौन होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। चलिए देखते हैं एक बार, टॉकिंग अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नॉर्म्स के करस्पॉन्डिंग इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाएगा, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, हम सीधा सबसे पहले तो यही काम कर देते हैं। देखिए CH3 के साथ अगर मैंने मान लीजिए यहां पे क्या लगा दिया, Cl, तो हम इसका नाम किस तरीके से रख देंगे, हम इसका नाम सीधा इसी नाम के हिसाब से रख देंगे, हेलो एल्केन। मतलब इसको हम क्या बुलाने वाले हैं, क्लोरोमीथेन बुलाने वाले हैं। जरूरी नहीं है अपने पास एक ही क्लोरो आए, हो सकता है ज्यादा क्लोरीन भी आ जाए अपने पास में। देन वी कैन इवन हैव द कंपाउंड एज, जैसे मान लीजिए CH2Cl2 हो गया, तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, वी विल सिंपली कॉल इट एज डाइक्लोरोमीथेन। अब देखते हैं अगर अपने पास में कोई बड़ी एल्केन आ रही है और उसके अंदर कोई हेलोजन एटम आए तो कैसे इमेजिन करना है, चलिए ये देखते हैं एक बार। तो व्हाट इज द सिचुएशन गिवन टू यू, देखिए इस बार मान लीजिए अपने को यहां पे एक CH3 ग्रुप दिया हुआ है, CH CH CH3। यहां मान लेते हैं हमको एक क्या जोड़ा हुआ है, उन्होंने Br जोड़ा हुआ है, यहां एक क्या जोड़ा हुआ है, मिथाइल जोड़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो हेलो एल्केन। अब हमको क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, देखिए ऐसे कंपाउंड्स में हम ये ध्यान रखेंगे, अपन ने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए दिस इज गोइंग टू बी दैट चेन। अब हम क्या करेंगे, इस चेन की नंबरिंग करेंगे और इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि अल्फाबेटिकली जो ब्रांच पहले आ रही है उससे मिनिमम नंबर मिले। अब देखिए एक ब्रांच तो है ब्रोमो, एक ब्रांच है मिथाइल। अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, इसलिए हमको इस चेन की नंबरिंग ऐसे करनी है सच दैट ब्रोमो को मिनिमम नंबर मिले। अब बताइए फिर तो मेरे को चेन की नंबरिंग कुछ तरीके से कर देनी चाहिए, और अगर इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए हमें नाम ब्यूटेन के हिसाब से देना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 कार्बन एटम्स। बाकी जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको हम अल्फाबेटिकली लिख देते हैं। तो बताइए किस तरीके से इसका नाम आने वाला है, आई कैन सिंपली कॉल इट एज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और जो आगे का ग्रुप अपने पास आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी क्या, ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है, इसीलिए हमने इस तरीके से इसको नाम दे दिया।
ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास में एल्केन के अलावा एल्कीन का केस भी आ जाए। चलिए ऐसा ही कोई एग्जांपल देखते हैं। यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। मान लीजिए ऐसी वाली सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपने को क्या नजर आ रहा है, हमारी कार्बन की चेन में हेलोजन भी है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, अब क्लास 11th के अंदर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर ये वाली बात पढ़ी होगी कि जब भी इनको नेम दिया जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को या एल्कीन को मिनिमम नंबर देने की कोशिश करते हैं। Cl जो है वो तो एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे इस बार मैं क्या करूंगा, देखिए बड़ी से बड़ी कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, दिस इज गोइंग टू बी द चेन। लेकिन नंबरिंग इस बार किस तरीके से देनी पड़ेगी, तो हमको नंबरिंग ऐसे देनी पड़ेगी सच दैट डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। 1 2 3 4, ये हो गया अपने पास नंबरिंग। अब देखिए इसका नाम देंगे तो हम किस तरीके से नाम लिखने वाले हैं, यहां पे आई एम सिंपली गोइंग टू राइट इट एज 4 क्लोरो। यही एक ब्रांचिंग है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यही प्रेजेंट है, तो आई विल सिंपली से 4 क्लोरो। अब देखिए 4 कार्बन की चेन हो गई तो हमें क्या बोल देना चाहिए आगे, ब्यूट, और आगे 1 ईन बोल देना चाहिए। वाई, बिकॉज आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन है, एल्कीन है इसीलिए देखिए नाम के अंदर क्या आ गया है, ईन आ गया है। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ये मैंने क्या किया, देखिए आपके सामने कुछ हेलो एल्केन को और हेलो एल्कीन को नाम देने की कोशिश करी। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में कोई हेलो एरीन का केस आ जाए। देखिए चलिए उस केस को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, जैसे मान लीजिए एक बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर क्या है, दो दो Cl जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम इसको किस तरीके से नाम देने वाले हैं, हम ये कोशिश करेंगे हेलोजन्स को मिनिमम नंबर मिले। तो बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, 1 and 2। और अगर ऐसा है तो व्हाट वी कैन नेम इट एज, वी कैन सिंपली कॉल इट एज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से कंपाउंड को नाम दिया जा सकता है। कोई और टिपिकल केस कंसिडर करके देखते हैं एक बार। देखिए इस बार कैसी सिचुएशन दी हुई है, यहां एक CH3 लगाया हुआ है, यहां एक Cl लगाया हुआ है। अब इसका अगर हम नाम लिखने की कोशिश करें, देखिए फिर से अल्फाबेटिकली चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लोराइड, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा तो हमें नोमेनक्लेचर इस सीक्वेंस में करना चाहिए। पहले मैंने नंबरिंग कर दी है यहां पे। अब बताइए इसका नाम किस तरीके से लिखूं, अगर मैं सेम लॉजिक अप्लाई करता हूं तो आई थिंक आई कैन राइट इट एज 1 क्लोरो, फिर अपने पास क्या आ जाएगा आगे 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल के बाद हम बोल सकते हैं अपनी जो आ रही है वो तो बेंजीन रिंग ही आ रही है, तो लास्ट में क्या लिख देना चाहिए अपने को, बेंजीन लिख देना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम हमने यहां पे लिखने की कोशिश करी। अब देखिए जो हेलो एल्केन्स हैं हम उनका एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई ज्यादा अच्छे से करी जा सके। उसके लिए वी आर गोइंग टू हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कैसे किया जाता है चलिए देखने की कोशिश करते हैं एक बार। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट classification of haloalkanes. देखिए क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस निकल कर आ रहे होते हैं। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब देखिए जितने हेलोजन एटम्स होंगे उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। अब आपको बड़ी आराम से वैसे यहां पे समझ में आ रहा होगा, पहली कैटेगरी तो डेफिनेटली क्या हो सकती है बताइए, मोनो हेलो एल्केन वाली हो जाएगी जहां पे एक ही हेलोजन एटम आएगा, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वी कैन सिंपली हैव दिस CH3 है, CH2 है और साथ में एक क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया। आई विल कॉल इट क्या, मोनो हेलो एल्केन। अब देखिए जरूरी नहीं है हर बार मोनो ही हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है 2 हेलोजन भी आ जाएं, देन इट विल बी द केस ऑफ क्या, डाई हेलो एल्केन। अब देखिए डाई हेलो एल्केन वाला जो केस हमारे पास आएगा, डाई हेलो एल्केन,
यहां पे आपको समझ में आना चाहिए दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। देखिए दो हेलोजन्स तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आ रहे हैं या अलग अलग कार्बन पे आ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होकर आ गई हैं, चलिए उसी के बारे में एक बार बातचीत करते हैं। ये रे दो कार्बन, मान लीजिए इसी कार्बन पे दो दो हेलोजन जुड़ गए हैं, मैंने बाकी पोजीशंस हाइड्रोजन के लिए खाली छोड़ दी हैं, हम खाली इसी बात के ऊपर फोकस करने वाले हैं अभी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या भी हो सकती है कि दोनों हेलोजन्स अलग अलग कार्बन एटम पे आ जाएं। अगर ऐसे दो केसेस क्रिएट होते हैं तो देखिए दोनों ही डाई हेलो एल्केन के कैटेगरी में ही आएंगे, पर इस वाले स्ट्रक्चर को जेमिनल नाम दे दिया जाता है अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो तो, और इस वाले को विसिनल नाम दे दिया जाता है अगर दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर हो तो। इनफैक्ट हम देखते हैं कुछ केसेस ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे डाई से भी ज्यादा हेलोजन्स मिल जाएंगी, तो दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीहेलो एल्केन। पॉलीहेलो एल्केन, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लिया जा सकता है, CH Cl3। यहां पे अपने पास क्या प्रेजेंट है, तीन तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, तीन या ज्यादा वालों को हम क्या नाम दे देंगे, पॉलीहेलो एल्केन का नाम दे देंगे। क्लासिफिकेशन किसी और तरीके से भी किया जा सकता है क्या, चलिए देखते हैं एक बार। तो जो सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास निकल कर आ रहा होता है, दैट इज सीन टू बी, क्या बोल रहा हूं देखिए मैं इस बार, मैं ये बोल रहा हूं ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू हेलोजन। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग भी अलग अलग केसेस क्रिएट होकर आ सकते हैं। चलिए मैं यहां पे जो पॉसिबल केसेस है उसकी बात करता हूं। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे जुड़ जाए, हेलोजन एटम से जुड़ जाए। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वैसे तो आप क्लास 11th के नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज यही आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जब कार्बन एटम चार अलग अलग लोगों के साथ बॉन्डेड होगा तो हम देखेंगे उसको चार ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। और देखिए एक s और 3p का मतलब क्या हो गया, चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होकर आ गए, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होकर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस पॉसिबिलिटी से क्या क्या केसेस अराइज होकर आते हैं, चलिए एक बार ये देखते हैं। एक केस जो यहां पे क्रिएट होकर आ रहा होता है दैट इज एल्काइल। एल्काइल वाला केस कैसा क्रिएट होकर आ रहा होगा, चलिए देखते हैं एक बार। तो आई एम कॉलिंग इट एल्काइल हैलाइड, एंड हम किस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं, आई कैन सिंपली से कि कार्बन है अपने पास में, एंड सिंपल सी बात है कि एक कार्बन के साथ एक और कार्बन, और यहां मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया। अब देखिए इसके साथ कुछ और ग्रुप भी जुड़ने वाले हैं, पर आप देख सकते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। मैंने कहा था sp3 वाले कार्बन के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, हेलोजन एटम जोड़ने की बात कर रहे हैं। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, चलिए देखते हैं एक बार। देन यू कैन हैव बेंजाइल हैलाइड। अब ये बेंजाइल हैलाइड कैसा केस निकल कर आ रहा होता है, चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बेंजाइल हैलाइड के केस में क्या होकर आएगा, ये देखिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ में एक कार्बन जुड़ा होगा और फिर एक हेलोजन होगा। देखिए इसके साथ भी दो और ग्रुप जुड़े हुए। सो आई कैन अगेन से, देखिए इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल कर आ रही है, क्या, sp3। जो ऊपर वाले केस में आई वही नीचे वाले केस में आ जाएगी। हां, तो यहां पे sp3 में एक और पॉसिबिलिटी हो गई, दैट इज बेंजाइल हैलाइड। एक और पॉसिबिलिटी यहां पे निकल कर आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड एलाइल हैलाइड। अब ये एलाइल हैलाइड क्या सिचुएशन है, चलिए देखते हैं एक बार। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, हम ये बोल सकते हैं, देखिए हेलोजन के साथ अटैच्ड कार्बन को अगर मैं अल्फा नाम दे दूं तो जो बीटा वाला कार्बन है उसे एक डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, देन वी कॉल द पोजीशन टू बी एलाइल पोजीशन। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो कार्बन एटम है, क्या आपको नजर आ रहा है, ये चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से, इधर हेलोजन से, ऊपर नीचे हाइड्रोजन से। सो आई कैन सिंपली कॉल इट एज क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन। देखिए ये सारी कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़े हुए हैं वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसीलिए एक कैटेगरी ये निकल कर आ गई। पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही मिले। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी मिल जाती है जहां पे हम देखते हैं कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और वो किससे जुड़ा हुआ होगा, हेलोजन से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे हैलाइड्स को हम क्या नाम दे देते हैं, एक तो इसको जो नाम दे दिया जाता है दैट इज वीनाइल हैलाइड। अब वीनाइल हैलाइड कैसी सिचुएशन आती है, चलिए देखते हैं एक बार।
व्हाट आई एम सेइंग इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करेंगे तो आपको दिखना चाहिए ये जो कार्बन है, देखिए इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इस क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तीन ही एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तीन ही ऑर्बिटल चाहिए होंगे, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2 निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम एक और केस की यहां पे बात करें, दैट इज गोइंग टू बी क्या, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल बेंजीन की रिंग से क्लोरीन जुड़ता हुआ देखा जाए। देखिए ये रही हमारी बेंजीन की रिंग एंड हम बोल सकते हैं कि इसी के साथ हमारा हेलोजन एटम अटैच होकर आ गया। अब अगर यहां पे मैं आपके सामने अरेंजमेंट दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो कार्बन एटम है इसके चारों बॉन्ड्स बन चुके हैं, तीन अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है, एक से ऊपर, एक से इधर और एक इधर हेलोजन से। तो हम बोल सकते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2 निकल कर आ जाएगी। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो या फिर हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। ये दो केसेस यहां पे होकर आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन का एक और थर्ड बेसिस होता है, उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये डिग्री क्या चीज है एक बार देखते हैं। तो देखिए बेसिकली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है और ये आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन मैंने मेंशन नहीं करें, वो आप अपने आप अटैच कर सकते हैं एज पर द वैलेंसी। लेकिन ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन बुला देते हैं जो आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट हम इस कंपाउंड को ही क्या नाम दे देंगे, हम इसको नाम दे देंगे 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है। ऐसे ही देखिए अपने पास ये सिचुएशन भी हो सकती है कि एक कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ, ऐसे कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बुलाया जाता है और इसको क्या बोल देंगे, 2 डिग्री हैलाइड नाम दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पे ये देखिए एक बार, अगर मैं यहां पे हेलोजन अटैच कर दूं तो आपको दिख रहा होगा ये 3 डिग्री वाला कार्बन एटम है, कोरस्पॉन्डिंगली आई कैन कॉल इट क्या 3 डिग्री हैलाइड, ऐसी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए sp2 वाले केसेस अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, या तो विनाइल वाला केस होता है या फिर अराइल वाला केस निकल कर आ रहा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर बोर्ड ने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, उसके थ्रू चीजों को समझेंगे। तो नाउ आई एम मूविंग टू दिस क्वेश्चन। देखिए उन्होंने साफ साफ यही बोला हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड विद हेलोजन एटम। अब आपको पता है वैसे तो ये दो ही केसेस में होता है, एक तो विनाइल वाले में होता है, एक एराइल वाले में होता है। चलिए देखते हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। देखिए विनाइल का ऑप्शन दिया हुआ है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे केसेस देखिए एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, आपको पता है ये सारे तो sp3 वाले केसेस निकल कर आ रहे हैं हेलोजन के साथ में। ये sp2 बॉन्डेड विद हेलोजन वाला केस है, इसीलिए यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी रिगार्डिंग क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, किस तरीके से हेलो एल्केन्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, अब उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कैसे बनाया जा रहा होता है इनको ये देखते हैं एक बार। देखिए प्रिपरेशन का जो सबसे पहला तरीका होता है अपने पास में, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। हम अल्कोहल में अप्रोप्रिएट रिएजेंट मिलाएंगे जिससे हमको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे। चलिए मैं यहां पे एक रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज द कंपाउंड दैट इज गिवन टू यू। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला लिखा जा रहा होता है दैट इज ROH। दिस इज योर अल्कोहल। हम इस अल्कोहल के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम HCl ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो हम देखते हैं अपने पास क्या बनकर आ जाता है। देखिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम तो सीधा सीधा ये वाला काम करने वाले हैं कि RCl बनकर आ जाना चाहिए। R इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर एल्काइल ग्रुप, तो हम बोलेंगे RCl बन जाएगा। अब देखिए अगर RCl के साथ कंबाइन हो गया तो H और OH को आपस में कंबाइन हो जाना चाहिए, तो क्या बनकर आ जाएगा, वाटर फॉर्म होकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। ऐसे ही और रिएजेंट्स भी मिलाए जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसी रिएक्शन को करवाने के लिए PCl3 मिला दीजिए।
PCl3 की क्या बात करूं, इनफैक्ट अगर हम चाहें तो हम इसको PX3 की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए X की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम देखते हैं X बराबर ClBr दोनों हो सकते हैं। ऐसे केस में क्या होकर आ रहा होता है, हम देखेंगे हमारे पास जो बनकर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी RX, और साथ में जो अपने पास बनकर आ जाता है इस केस में दैट कम्स आउट टू बी H3PO3। दिस कम्स आउट टू बी द रिएक्शन। एक और रिएक्शन यहां जो पॉसिबल होता है दैट इज द रिएक्शन ऑफ PCl5। PCl5 के साथ अगर ये रिएक्शन करवाएं तो हम देखते हैं प्रोडक्ट बनकर आता है RX, साथ में बन जाता है POCl3, साथ में जो बनकर आ जाएगा दैट इज HCl। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह रहा होता है दैट इज द रिएक्शन ऑफ SOCl2। SOCl2 हो सकता है कुछ लोगों को नाम भी पता हो, दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का जो रिएक्शन है उससे क्या बनता है, देखिए RCl बनकर आ जाएगा मेरे पास में, साथ में SO2 बन जाता है और साथ में HCl बन जाता है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ये दोनों प्रोडक्ट जो साथ में बने ये गैसेस हैं। गैसेस हैं तो क्या हो जाएगा, एस्केप होकर आ जाएंगे। एस्केप होकर आ जाएंगे इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका प्यूरिटी लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा, इसके अंदर कोई इंप्यूरिटीज प्रेजेंट नहीं होंगी क्योंकि बाकी दोनों प्रोडक्ट गैसियस हैं, वो क्या करेंगे, एस्केप आउट होने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, ये हमने एक तरीके से प्रिपरेशन पढ़ने की कोशिश करी दैट इज फ्रॉम क्या, अल्कोहल्स। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलिए प्रिपरेशन का उस बारे में बात करते हैं। तो दूसरे तरीके में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम एल्केन्स। देखिए एल्केन्स लेऊंगा और एल्केन्स के थ्रू अपन ये रिएक्शन करवाएं। कैसे होकर आ रहा होता है रिएक्शन, चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसे ये रहा मेरे पास में कौन, CH4। मैं इसका रिएक्शन करवा दूंगा Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ऐसे केसेस में हम देखते हैं रिएक्शन क्या प्रोडक्ट दे रहा होता है, आई एम सिंपली सेइंग CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एक Cl यहां आके जुड़ गया और एक H हट गया, वो H बचे हुए Cl के साथ कंबाइन कर देगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती बिकॉज हम देखते हैं कि कई बार रिएक्शन यहां पे रुकता नहीं है, ये फिर से Cl2H के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड तब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्शन एक और स्टेप तक चला जाए और हम देखेंगे हो सकता है 3-3 क्लोरीन आ जाए। एज अ रिजल्ट रिएक्शन के बाद आपको एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होकर आ रहा होता है जो हम नहीं चाहते। हम चाहते थे कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपाउंड ऑब्टेन होकर आए, इसीलिए इस टेक्निक को एक बहुत अच्छी टेक्निक नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं एक और रिएक्शन यहां पे अगर संभव है तो। ये देखिए मैंने इस बार क्या कर लिया, CH3 CH2 CH3 ले लिया। इसका रिएक्शन जो मैं करवाने वाला हूं यहां मैं करवा देता हूं, चलिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H-. अब हम यहां पे देखते क्या हैं, हम ये देखते हैं कि देखिए दो पॉसिबिलिटी हो गई, या तो मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं, या मैं इन दोनों में से किसी हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं। दो अलग अलग पॉसिबिलिटी आ गई है। तो चलिए मैं यहां पे आपके लिए स्केलेटन ड्रॉ कर देता हूं एक बार। एक तो यहां ब्रोमीन आ सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे हम देखेंगे क्या होएगा, टर्मिनल्स पे ब्रोमीन आता हुआ देखा जाएगा। यह भी एक संभावना क्रिएट होकर आ सकती है। ठीक है, देखिए एक और तरीका हो सकता है हमारे पास में प्रिपरेशन का, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी। तो अब मैं थर्ड तरीके ऑफ द प्रिपरेशन के बारे में यहां पे बात करने वाला हूं। चलिए एक बार डिस्कशन करते हैं उसका, व्हाट इज गोइंग टू बी द थर्ड वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए देखते हैं एक बार। इस बार हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किससे, फ्रॉम एल्कीन्स। हम एल्कीन लेंगे, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर लेंगे और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, HX के साथ करवाएंगे। देखिए किस तरीके से करवाया जा रहा होता है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मैं इसका रिएक्शन किससे करवाने वाला हूं, मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा HCl के साथ। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए इस रिएक्शन में हम देखते हैं पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन पे एक फ्री वैलेंसी क्रिएट होकर आ जाएगी। उसी फ्री वैलेंसी में से एक जगह जाके हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक जगह जाके क्लोरीन जुड़ जाता है। अब कहां कौन जुड़ेगा, इसके लिए अपने को एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये रूल क्या कहता है एक बार देखते हैं। ये रूल ये कहता है कि जो हेलोजन एटम है
वो ऐसे कार्बन पे जाने की कोशिश कर रहा होता है जहां पे हाइड्रोजन कम संख्या में अवेलेबल थे ओरिजिनली। अब मुझे ये बताइए, यहां पे अगर मैं इन दोनों कार्बन एटम को देखूं तो किस कार्बन में कम हाइड्रोजन अवेलेबल थे? मिडिल वाले कार्बन पे। तो ऐसा देखा जाएगा कि जो हेलोजन एटम है ये उसी वाले कार्बन पे चला जाएगा। अगर ऐसा है तो बताइए व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट दिस टाइम? जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी H3C। साथ में आ जाना चाहिए क्या? C। देन वी हैव अ CH2। यहां पे एक H जुड़ा हुआ है, मैंने बोला यहां पे Cl आ जाएगा और यहां पे H आ जाएगा। तो देखिए जो दो फ्री वैलेंसी क्रिएट हुई उसमें यहां Cl आ गया, यहां H आ गया। ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल रहा होगा। ये रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब हम यहां पे क्या करवाएं, इस तरीके से रिएक्शन करवाएं। चलिए देखते हैं एक बार। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इस बार मैं रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? HBr के साथ करवा रहा हूं। साथ में ये भी बोल रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाया जाता है तो याद रखिए यहां मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होकर आ रहा होता। इनफैक्ट हम देखते हैं यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होकर आ जाएगा। मतलब हेलोजन कहां जुड़ना चाहेगा? पिछली बार वो जुड़ रहा था वहां जहां हाइड्रोजन कम थे, इस बार वो जुड़ेगा वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। और अगर ऐसा केस है तो बताइए इस बार क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है हमारे पास में? अब हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट बनना चाहिए दैट इज CH3 CH2। यहां H जुड़ जाएगा और यहां कौन जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ध्यान रखिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। HBr ही होना चाहिए और किसी से काम नहीं चलेगा। और किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए? परऑक्साइड की प्रेजेंस में होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होकर आए। और आप देख रहे हैं इस बार मिडिल पोजीशन पे नहीं, टर्मिनल पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए हेलोजेंस के साथ जो रिएक्शन है उसके अंदर कभी कभी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। तो चलिए नोट डाल के उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हम यहां पे कर लेते हैं। देखिए वो कैसी पॉसिबिलिटी होकर आ सकती है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारे पास में एक एल्कीन है, मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ। अब देखिए ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस दो अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है। एक तो मैं क्या बोल रहा हूं, हीट कर दीजिए या फिर साथ में सनलाइट डाल दीजिए। ऐसे केस में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं, देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन कार्बन में से एक कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा और किससे रिप्लेस हो जाएगा? ब्रोमीन से रिप्लेस होकर आ जाए। तो पहले केस में जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये देखिए एक बार, डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहा, एक पोजीशन पे कौन आ गया? ब्रोमीन। अगर ज्यादा अमाउंट में लेंगे Br2 को तो हम देखेंगे इस पोजीशन पे भी कौन आ जाएगा? ब्रोमीन। साथ में जो बनकर आ जाता है दैट इज HBr। एनसीईआरटी में ये वाला रिएक्शन भी इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है तो उसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नीचे एक और रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप Br2 को CCl4 की प्रेजेंस में लें दैट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? डबल बॉन्ड जैसा कि पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या होएगा? दोनों ही पोजीशंस पे हेलोजन्स आके जुड़ जाएंगी। तो तब हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी, यहां पे भी एक Br आ जाएगा, यहां पे भी एक Br आ जाएगा। सिंपल ब्रोमीन का एडिशन होकर आ गया, दोनों एंड्स पे एक एक Br जुड़ गया है। क्यों? पाई बॉन्ड टूटते ही दो फ्री वैलेंसी क्रिएट हुई, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो एक चौथा तरीका भी देखा जा रहा होता है प्रिपरेशन के लिए। लेट अस मूव टू दैट। इसका नाम होता है हेलोजन एक्सचेंज। अब देखिए इस हेलोजन एक्सचेंज के अंदर क्या होकर आ रहा होगा? हम बेसिकली यहां पे दो तरीके के रिएक्शंस के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करते हैं। व्हाट इज दैट? देखिए मेरे पास एक RX नाम का हैलाइड है। ठीक है, मैंने इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करवा दिया है? NaI के साथ करवा दिया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। काफी फेमस रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि RI बनकर आ जाता है अपने पास में। देखिए जो हेलोजन था वो हट गया और उसकी जगह क्या बनकर आ गया है? आयोडाइड बनकर आ गया है। ये जो रिएक्शन है काफी फेमस रिएक्शन है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरे रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है। यहां हम देखते हैं RX का ट्रीटमेंट अगर आप AgF के साथ करवा दें तो हम देखते हैं यहां पे क्या होएगा? X हट जाएगा और उसकी जगह F आ जाता है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट? RF बन जाएगा, साथ में AgX बनकर आ जाए।
ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है, ये फ्लोराइड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है, ये आयोडाइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। इस रिएक्शन का नाम जैसा कि मैंने बताया फिंकलस्टीन रिएक्शन है। दूसरा जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दो अलग अलग रिएक्शंस के बारे में हमने यहां पे बात करी। देखिए ये जो अपन ने पढ़ा, व्हाट वाज दैट, मैन्युफैक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स। अब थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर अपने को किसका पढ़ना पड़ेगा, हेलो एरीन्स का भी पढ़ना पड़ेगा। हेलो एरीन्स को किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए वो देखते हैं अभी एक बार। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को किस तरीके से करवाया जाता है। सबसे पहले तो एक केस ये देखते हैं जहां पे मैं ये बोल रहा हूं, देखिए मेरे पास बेंजीन प्रेजेंट है। अब इस बेंजीन से मैं क्या करने वाला हूं, तो आई एम सिंपली सेइंग कि अगर हम इसका रिएक्शन डायरेक्टली करवा देते हैं किसके साथ में, इसका रिएक्शन मैंने यहां पे करवा दिया हेलोजन के साथ में X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, दिस कम्स आउट टू बी द रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हमें बातचीत करनी है। देखिए अगर ये रिएक्शन इस तरीके से करवाया जाए तो हम देखते हैं कि एक हेलोजन एटम आ जाता है और बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होकर आ जाता है। इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिए ये जो कंपाउंड है FeX3 ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता हुआ देखा जाता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए देखें तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हमारे पास आ सकती है कि देखिए क्या सिचुएशन दी हुई है इस बार, यहां मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप अटैच करके दिया हुआ है और हमसे ये बोला जा रहा है देखिए इस बार जो रिएक्शन है वो कैसा है, तो आई एम सेइंग Cl2 के साथ रिएक्शन होकर आ गया इन प्रेजेंस ऑफ क्या, Fe एंड डार्क कंडीशंस में। ऐसे केस में हम क्या देख रहे होते हैं, हमारे पास में जो क्लोरीन है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा होता है। आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा ये वाली बात, वैसे आपने क्लास 11th में भी देखी हुई होगी एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिलेट करते हुए कि CH3 ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ जाए तो वो इनकमिंग ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। वही चीज यहां देखी जाती है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, हम देखते हैं जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनकर आ रहे होते हैं, वन ऑफ देम इज CH3 विद अ Cl अटैच्ड एट इट्स पैरा पोजीशन। Other product is going to be CH3 with Cl attached to its ortho position। तो हम देख सकते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनकर आ जाएंगे। देखिए एक बार तो मैंने सीधा ही हेलोजन जोड़ दिया, एक बार अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो उसके कारण नया हेलोजन कहां जाएगा वो रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पे देखा हुआ है। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन का जो एक और तरीका होता है हमारे पास में, दैट इज फ्रॉम बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता क्या है, सबसे पहले तो एक बार ये देखते हैं। देखिए बेंजीन है, इसके साथ में N2 प्लस Cl माइनस ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो देन वी कॉल इट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर अगर हम अलग अलग मटेरियल्स मिलाएं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहां पे Cu2X2 मिला रहा हूं, तो हम देखते हैं इससे अपने पास क्या बनकर आ जाता है, इस तरीके का हेलो एरीन बनकर आ जाएगा। ठीक है, यहां जो X अपने पास रह रहा होता है दैट इज X इज इक्वल टू ClBr, कॉमनली इन्हीं को यूज किया जा रहा होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इसको अगर हम Ki के साथ हीट कर देते हैं तो हम देखते हैं यहां पे अपने पास में क्या होएगा, इस बार जो अपने पास ऑप्टेन होकर आ जाएगा वो आयोडाइड ऑप्टेन होकर आ जाएगा। ये ग्रुप हट गया है, उसकी जगह ये ऑप्टेन होकर आ गया है। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। अब कई बार हमारे दिमाग में ये बात आ रही होती है कि सर ये बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड जिससे आपने आगे का काम करवाया ये कहां से बनकर आएगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, तो ये वाली बात वैसे आपको आगे अमीन्स चैप्टर के अंदर पढ़ाई भी जाएगी, पर फॉर द टाइमिंग इतनी सी बात याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। एक कंपाउंड हमारे पास होता है, दिस इज दिस एनिलीन। क्या नाम बोल रहा हूं इसका, एनिलीन। एनिलीन का ट्रीटमेंट अगर हम NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाएं
जो टेम्परेचर हम लोग लेके चलेंगे दैट इज 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर लेके चलेंगे। लो टेम्परेचर कंडीशंस में ये रिएक्शन होएगा। तो हम देखते हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और उससे जो बनकर आ जाता है दिस इज, मैंने बोला नाम क्या, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड अगर आपने एक बार बना लिया तो उसके बाद आप इस तरीके का रिएक्शन करवा सकते हैं, इससे हेलोजन लगकर आ जाएगा। आयोडीन लगाना है तो आप के के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ये अगेन एक काफी फेमस रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये भी एक याद रखने वाला रिएक्शन रहेगा अपने लिए। ओके, चलिए थोड़ी सी बात किसके बारे में कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स के बारे में कर लेते हैं ताकि हम चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, चलिए तो अब मैं जो बात कर रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी ये। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एक बार वापस प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे। देखिए जो अपने को अगला सवाल दिया हुआ है, चलिए उसके बारे में एक बार बातचीत करते हैं। द क्वेश्चन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस। देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स of the major monohalo products in each of the following reactions। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहां एक अल्कोहल है और अल्कोहल का ट्रीटमेंट अगर मैं SOCl2 से करवाऊं तो आपको पता है OH हट के Cl लग जाने वाला है। ठीक है, अगर सिंपल सा ऐसा रिएक्शन है, देखिए ये वाले OH को रिप्लेस नहीं करना है, मैंने कहा था ये हेलो एल्केन्स के लिए यूज होएगा, इसीलिए इसी OH को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, Cl से रिप्लेस कर देंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट दिस टाइम, इस टाइम जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होकर आ जाएगा दिस इज OH, यहां आ रहा है कौन, CH2, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव OH की जगह कौन लग जाएगा, Cl लगता हुआ देखा जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। चलिए इस रिएक्शन की बात करते हैं एक बार। देखिए अपन ने यहां पे क्या किया हुआ है, HBr यूज किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको पता है यहां तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होकर आएगा। इसका मतलब हेलोजन कहां लगना चाहिए, हम बोलेंगे हेलोजन वहां लगना चाहिए जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब देखिए इन दोनों कार्बन की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा इस वाले कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहीं आके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सो व्हाट इज द गोइंग टू द प्रोडक्ट दिस टाइम, देखिए एक बार हम बोलेंगे इस बार जो प्रोडक्ट बनकर आएगा दैट इज CH2, देन वी हैव CH, देन वी हैव CH2। इस पोजीशन पे कौन आने वाला है, ब्रोमीन, यहां कौन आएगा, हाइड्रोजन, एंड यहां अपने पास में बेंजीन की रिंग का वही डबल बॉन्ड वाला अरेंजमेंट रिपीट होकर आ जाएगा। ऐसी बॉन्डिंग होकर आ रही होती है, इस तरीके का रिएक्शन होकर आएगा। जो रिएक्शंस हमने अभी पढ़े थे उसी से रिलेटेड रिएक्शंस यहां पे आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैसा सवाल पूछा गया था उस बारे में बातचीत करते हैं। देखिए यहां पे इन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग अस, देखिए क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, अगेन द सेम थिंग, मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा वो देखते हैं एक बार। CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए दिमाग लगाते हैं। देखिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, शायद आपको ध्यान आ गया होगा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट वाला रिएक्शन आपको बताया था। चलिए एक बार वापस से रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी एकदम से दिमाग में फ्रेशन अप होकर आ जाएं। व्हाट वाज द रिएक्शन, आपको ध्यान आ रहा होगा, दिस वाज द रिएक्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट वाला रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे आके ब्रोमीन लग जा रहा था। यहां पे भी ऐसा ही कुछ होकर आने वाला है, चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में। देखिए जो सिचुएशन हमारे पास निकल कर आ रही है इस केस में दैट इज गोइंग टू बी, अब देखिए यहां पे क्या होकर आने वाला है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे क्या आ जाने वाला है, अपने पास में ब्रोमीन जुड़ जाने वाला है। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन तो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे क्या हो जाना चाहिए, एक ब्रोमीन अटैच होकर आ जाना चाहिए। सो आई कैन सिंपली से व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं एक बार। यहां आ रहा है हमारे पास में Cl, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कुछ तरीके से, देन आई विल सिंपली से दिस इज गोइंग टू बी, यहां CH2 की जगह आ जाएगा CH, एक Br जुड़ गया है और साथ में हम बोलेंगे ये CH3 जुड़ा हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इस बार इन्होंने HBr का रिएक्शन करवाया है, मैं सिंपली HBr को यहां पे ऐड करूंगा, लेकिन इन्होंने पेरोक्साइड नहीं यूज किया है, इसलिए मैं मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करूंगा यहां पे। अगर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसी सिचुएशन आ जाएगी, देखिए अपने पास में हमें पता है जहां कार्बन का, जहां हाइड्रोजन कम है
वहां पे जुड़ना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे तो आपको वैलेंसी के हिसाब से दिख रहा होगा, देखिए अपने पास में यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है। इसका मतलब डेफिनेटली जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन को यहां जुड़ने की टेंडेंसी रहेगी। अगर ऐसा है तो बताइए व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, डबल बॉन्ड टूट चुका है, यहां पे पहले से एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, यहीं पे ही मार्कोनिकॉफ रूल के कॉरस्पॉन्डिंग बीआर आ गया है, और हम देखेंगे बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेगा। एक हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ था, एक और हाइड्रोजन जुड़ता हुआ देखा जाएगा। इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होकर आ जाना चाहिए। देखिए फिर से वही वाला रिएक्शन है, अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवाएंगे तो व्हाट विल हैपन, ये OHCl से रिप्लेस होकर आ जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, देखते हैं जल्दी से एक बार। इस बार जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी CH2, आगे OH आ गया Cl की जगह, एंड देन सॉरी OH प्रेजेंट था तो OH की जगह Cl आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और साथ में हम बोल सकते हैं कि जो अरेंजमेंट ऑब्टेन होकर आ रहा है ये वाला OH एज इट इज मेंटेन रहे, खाली जो हेलो सॉरी जो एल्काइल ग्रुप वाला OH था वो Cl से रिप्लेस होकर आ गया है। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ी बहुत बातचीत प्रॉपर्टीज के बारे में भी करने वाले हैं, तो चलिए प्रॉपर्टीज का एक बार डिस्कशन करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज के अंदर हमको क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है दैट कम्स आउट टू बी RF, उससे ज्यादा बड़ा RCl, उससे ज्यादा बड़ा RBr, उससे ज्यादा बड़ा RI। ऐसे भी आपको फील होकर आ रहा होगा बड़ा हेलोजन बड़ा बॉन्ड बनाएगा, छोटा हेलोजन छोटा बॉन्ड बनाएगा, यही लॉजिक लगाया जा सकता है। साथ में हम ये भी बोल रहे होते हैं, देखिए यहां पे कार्बन है और आयोडीन है, दोनों की साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए हम देख रहे होते हैं ये बॉन्ड लंबा तो होता है लेकिन दोनों न्यूक्लियस के बहुत दूर होने के कारण अट्रैक्शन ज्यादा क्रिएटेड नहीं होता, इसीलिए बॉन्ड वीक देखा जाता है। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज रिवर्स इज द ऑर्डर, रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर क्या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए मिनिमम किसके केस में आएगी, RI के केस में आएगी, मैक्सिमम किसके केस में आएगी, RF के केस में आएगी। चलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो हमने ये वाली बात करी, अब कुछ बातें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्टिकुलरली करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या निकल कर आ रहा होता है हमारे पास में, ये देखते हैं चलिए एक बार। RF सबसे कम, उससे ज्यादा आ जाता है RCl, उससे ज्यादा RBr, देन वी हैव RI। दिस इज सीन टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा देखिए इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, कैन आई से मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बताइए क्या मैं ये बोल सकता हूं वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर पार्टिकल्स अट्रैक्टेड हैं तो हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। सच इज सीन टू बी द फिनोमिना। बॉइलिंग पॉइंट में एक और फिनोमिना कई बार देखने को मिल रहा होता है, व्हाट इज दैट, ऐसा बोला जाता है कि अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, व्हाट आई एम सेइंग इज इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम देन हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, देन ब्रांचिंग, क्या बोल रहा हूं मैं आपके लिए, देन ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो हम ऐसा देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता हुआ देखा जाएगा। देखिए ब्रांचिंग ज्यादा होती है उससे सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, अगर सरफेस एरिया कम तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होएगा, कम, क्योंकि अगर एक बॉडी का कम सरफेस एरिया है तो वो अपने साथ कम पार्टिकल्स को जोड़ पाएगा, कम पार्टिकल्स को जोड़ पाएगा तो कम अट्रैक्शन होएगा, कम अट्रैक्शन होएगा तो हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा देखा जाएगा, कम देखा जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा होता है, वो भी डिस्कस कर देता हूं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में हम देखते हैं पर्टिकुलरली जो पैरा आइसोमर होता है, पैरा आइसोमर का क्या मतलब है अपने पास में देखते हैं एक बार, किसकी बात कर रहा हूं, पैरा आइसोमर हैज मैक्सिमम वैल्यू, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर,
उसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है, इसीलिए ऐसा बिहेवियर वो शो करता है। देखिए पैरा आइसोमर कौन सा वाला होगा, तो बेसिकली मैं इस अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए यहां अपने पास में एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये जो अरेंजमेंट अपने पास है आपको दिख रहा होगा, देखिए सिमेट्रिकल है, बहुत इजीली लैटिस के अंदर फिट हो सकता है। और अगर बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो गया, इसी के कारण हम देखते हैं कि पैरा वाला जो आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा आ रहा होता है, मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही होती है। ये हमको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एक दो और प्रॉपर्टीज अपने को देखनी रहती हैं, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज के अंदर ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का ऑर्डर बड़ा सिंपल सा आ जाना चाहिए, कहना है से F उससे ज्यादा Cl उससे ज्यादा Br उससे ज्यादा I। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको दिख रहा होगा, देखिए जैसे जैसे हेलोजन का मास बढ़ता जा रहा है, आई कैन से क्या होएगा, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। इनफैक्ट ऐसा ऑब्जर्व होकर आ रहा होता है कई केसेस के अंदर। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, अगर यहां पे डेंसिटी के बारे में बात करें तो इन जनरल ऐसा देखा जा रहा होता है कि इन दोनों की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी पानी से कम देखी जा रही होती है। इन दोनों की जो डेंसिटी होती है वो जनरली पानी से ज्यादा देखी जा रही होती है। दिस नीड्स टू बी रिमेंबर। थोड़ी बात सोलिबिलिटी के बारे में कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि एल्केन्स या हेलो एल्केन्स की बात कर रहा हूं, हेलो एल्केन्स आर ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर। देखिए थोड़ा सा अजीब बात लगती है, क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो नेचर में पोलर होते हैं, वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो कई बार हमें लगता है कि शायद इनको पानी में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होकर आ रहे होते हैं। और उसके पीछे कारण क्या रहेगा, तो कारण आप ये ध्यान रखेंगे कि देखिए पानी को अगर इसके साथ में डिसॉल्व होना है या अगर पानी को इसको डिसॉल्व करना है तो पानी को अपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और इसके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। अब पानी ये कहता है कि मेरे यहां तो बहुत बढ़िया क्वालिटी के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उस बढ़िया बॉन्ड को तोड़ के तुम्हारे साथ कम स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसीलिए हम देखते हैं यहां पे कैसा बिहेवियर आता है, ऑलमोस्ट इनसोल्युबल वाला बिहेवियर निकल कर आता है। ठीक है, डेंसिटी के बारे में बात कर ली हमने थोड़ी बातचीत किसके बारे में कर ली है, सोलिबिलिटी के बारे में भी बातचीत कर ली। ठीक है, चलिए देखते हैं बोर्ड ने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा था तो चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप इन चार कंपाउंड्स, इन तीन कंपाउंड्स को देखें, देखिए तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा वो बताएं। मैंने अभी अभी आपसे बोला था जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम। अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो बताइए, आपको यहां पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाना चाहिए। यहां पे सबसे कम ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाना चाहिए, मैक्सिमम हो जाना चाहिए। अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में ऑर्डर निकाल दूं तो बताइए क्या आ रहा है, थर्ड वाला मिनिमम, सेकंड वाला मैक्सिमम निकल कर आना चाहिए, थर्ड वाला मिनिमम, सेकंड वाला मैक्सिमम आना चाहिए। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन देखा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा, क्लासिफिकेशन देखा और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स दोनों की प्रिपरेशन के बारे में बात करी। ठीक है, जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम इनके रिएक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे और साथ में इनके थोड़े एप्लीकेशंस के बारे में भी बातचीत करेंगे कि कहां कहां डे टू डे लाइफ में इन कंपाउंड्स को यूज किया जा रहा होता है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। दैट इज इट, अभी इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर आप यहां पे नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो चैप्टर के ऊपर कमांड इंक्रीज होकर आ जाएगा। थैंक यू।